नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑप्टिमाइजर के चैनल पे। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। हम प्रैक्टिस सेट 1 पहले कर चुके हैं। ठीक है, फिर से हमने 10 क्वेश्चन हर सेट से उठाए हैं। मैथमेटिक्स से 10, रीजनिंग से 10, जनरल अवेयरनेस से और 10 जनरल साइंस से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% बराबर 72 है, तो संख्या क्या है? दोस्तों 40% हमने मान लिया x का 40%। तो परसेंट को अगर हम चेंज करें भिन्न में तो 40/100 बराबर 72। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो बचा हमारे पास x गुणा 4/10 बराबर 72/1। आप ऐसे भी काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो। तो 4 से अगर आप काटोगे तो 4 एकम 4, बचा 3, 4 अठे 32। राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x गुणा 1 x और 10 गुणा 18 180। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई 0.04। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप बिना पॉइंट के आप नंबर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 0.25 है तो आपने लिख लिया 25 और यहाँ पे 0.04 है तो यहाँ पे लिख लिया आपने 4। तो हमारे पास 25 चौका आया 100। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट है। यहाँ पे अगर देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो टोटल हो गए हमारे पास 4 डिजिट। अब करना क्या है, ये जो हमारे पास नंबर आया है यहाँ पे राइट से काउंट करना है सीधे हाथ से। 4 डिजिट, 1, 2, 3 और चौथी नहीं है तो आप यहाँ 0 लिख सकते हो और उसके पहले आपको पॉइंट लगाना है। तो आपका जो रिजल्ट आया 0.01। जो लास्ट के 0 हैं, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होती है पॉइंट के बाद, उसके बाद अगर कोई 0 हो तो वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास 0.01, मतलब बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? दोस्तों इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं और मैं आपको बहुत इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 18 और 24 के सारे फैक्टर लिख लेते हैं। तो 18 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। फैक्टर का मतलब है जो इसको काट दे, जो इसको डिवाइड कर ले। ठीक है, पूरे पूरे तरीके से वो डिवाइड हो जाए। तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा और ये खुद से होगा 18 से। ठीक है, 24 से देखते हैं। और भी हम 18 के बाद तो जाएगा ही नहीं। 24 को देखें तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 12 है और हमारे पास 24। अब यहाँ पे पूछे कॉमन फैक्टर, मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो दोनों में कॉमन अगर हम यहाँ हाईएस्ट से चेक करें तो हमारे पास बैठेगा 6। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ आया वो आएगा 6, 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। हमारे पास एक और भी मेथड है। आप क्या करें, 18 और 24 को डिवाइड करके देखें। ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 18 और 2 12 24। उसके बाद 3 से होगा, 3 3 9, 3 चौक 12। अब ये दोनों किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे हमें वो चूज करना है, वो सिलेक्ट करना है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी तरीका है। यहाँ से भी देखें तो 2 3 6, यहाँ से भी हमारे पास आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु 15% लाभ पर 1150 रुपए में बिकती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों ये जो हमारे पास लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और बिक्री का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 15% लाभ का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास क्रय मूल्य है, ठीक है, उसका 15% लाभ मतलब 15/100 बराबर। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आएगा लाभ। तो मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ।
इसको करने का। तो जब भी हमारे पास क्रय मूल्य पे 15% की लाभ की बात करी गई है, तो हम 100 में 15 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा 115 बटा 100 बराबर 1150। मतलब ये है हमारे पास विक्रय मूल्य। ठीक है, और मैं इसका एक और अच्छे से फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास लाभ की बात करी गई है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो भी है हमारे पास डिवाइड बाय 100 बराबर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सिर्फ आपको। तो क्रय मूल्य तो हमें पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 15 डिवाइड बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 1150। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा x गुणा 115 बटा 100 बराबर 1150। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप राइट में और लेफ्ट में ऐसे भी काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो। तो अगर आप इसको कट करते हो तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10। ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x गुणा 1 x और 1000 गुणा 10 1000। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने याद करके रख सकते हो, कहीं लिख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं, यदि आपको हानि लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे 15% हानि है, लॉस है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस 100 माइनस जो भी आपका लॉस परसेंट होगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास लॉस है तो आप कैसे लिखोगे, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ए का 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काम करेंगे। तो किसी काम को 10 दिन में पूरा किया और बी ने 15 दिन में, तो हमने मान लिया टोटल जो हमारा काम था वो इतना था। ठीक है, अब ए ने 10 दिन में काम किया है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया होगा। तो ए ने जो एक दिन में काम किया होगा वो इतना यूनिट, जो टोटल वर्क इतना है, और उसने 10 दिन काम किए हैं, तो कितना काम किया उसने, 15 यूनिट काम किया। ठीक है, एक दिन में। इसी तरीके से बी ने एक दिन में कितना काम किया, 10 गुणा 15 बटा 15। मतलब एक दिन का वर्क उसका 15 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा वो, 15 से 15 मतलब 10 यूनिट। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 यूनिट काम एक दिन में। ठीक है, इन 1 डेज। अब यहाँ पे पूछा है कि दोनों मिलकर जो हमारे पास ये काम था उसको कितने दिन में काम करेंगे। तो एक दिन का काम तो ये हमारे पास 25 यूनिट है। ठीक है, तो टोटल काम है हमारे पास 10 गुणा 15, और एक ही दिन में जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास कर रहे हैं कितना, 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से डिवाइड। मतलब ये हमारे पास, देखो ऐसे समझो, ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, और ये जो हमारे पास के ये यूनिट पर डे वर्क है, मतलब एक दिन में इतना यूनिट उन्होंने वर्क किया, तो कितना दिन लगे उन्हें काम करने में। तो हमें करना क्या है, इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 6 डेज। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो इसको पॉज करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, ये सबसे इसका इजी तरीका है करने का। आप टोटल वर्क निकाल लो कि हमारे पास कितना यूनिट काम है, और दोनों का एक एक यूनिट वर्क, एक एक दिन का कितना यूनिट वर्क काम किए है। अब दोनों मिलके जो काम करेंगे दोनों को आप ऐड कर दो, और जितना भी वर्क था उसको उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, वो हमारे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और वो बताना है कि 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा यूनिट में।
क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पूछा है कि 30 सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमें पूछा गया है दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस गति दी हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे हमारे पास अगर यहाँ देखें हम फॉर्मूले में पुट करें तो फॉर्मूले में हमारे पास निकलेगा, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से दूरी बराबर जो होगी हमारे पास चाल मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 30 सेकेंड। ठीक है, ये सेकंड में है तो ये सारी यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी और आंसर भी मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में करा 1000, आवर को मिनट में करा 60 मिनट और मिनट को सेकंड में करा तो हमारे पास बचेगा 60 सेकंड गुणा 30 और ये हमारे पास बैठेगा सेकंड। ठीक है, और अगर हम यहाँ से कट करें तो यहाँ पे अगर हम काट पीट करें तो हमारे पास 60 से 60 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 से 2 बार और 2 से अगर 1000 को काटें तो 500 और ये हमारे पास जो आंसर आएगा 500 मीटर। क्यों, क्योंकि किलोमीटर को तो हमने चेंज कर लिया मीटर में, आवर को कर लिया हमने सेकंड में, तो सेकंड यहाँ कैंसिल ही हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 500 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसके और भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो बहुत सीधा तरीका ये है कि अगर एक सबसे पहले क्या करो, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब समय क्या करो, एक एक साल का निकालो आप। ठीक है, 1 साल बटा 100। तो यहाँ पे आप एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आया 100 रुपये। अब दोस्तों जब हम दूसरे साल पे चलते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या है कि पहले साल का मूलधन और पहले साल का ब्याज, इस पे हमारा चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम दूसरे साल का निकालें तो जो हमारे पास ब्याज आएगा वो इस पे निकालोगे आप 1100 रुपये का। तो 1100 गुणा 10% गुणा 1/100। तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गई, एक जीरो यहाँ, तो हमारे पास आया 110 रुपये। मतलब 110 रुपये हमारे पास दूसरे साल का ब्याज है और पहले साल का है हमारे पास 100 रुपये। तो दोनों साल का अगर हम चक्रवर्ती ब्याज देखें तो हमारे पास आएगा 210 रुपये। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी तरीका है, मैं एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, वो भी बहुत इजी तरीका है। तो हमारे पास जो होगा चक्रवर्ती ब्याज मूलधन, ठीक है, गुणा 1 प्लस आर मतलब रेट बटा 100 की पावर मतलब एन, ये हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 गुणा एक, अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट को होने के बाद जो भी हमारे पास रुपया बनेगा अमाउंट, ये वो अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये है अमाउंट। ठीक है, कितना उसे पे करना पड़ेगा 2 साल बाद। तो आ रहा है हमारे पास 10/100 की पावर 2। तो यहाँ से एक जीरो कट गई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आया 1000 गुणा 1 प्लस 1/10 की पावर 2। अब इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास आया 1000, यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, एलसीएम लिया तो 10 प्लस 1 11/10 की पावर 2। 1000 गुणा इसको 2 बार लिख लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो हमारे पास यहाँ कट गई, तो 10 गुणा 11 गुणा 11, तो आया 11 गुणा 11 121 गुणा 10 1210। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये आया अमाउंट कि कितना 2 साल बाद उसका चक्रवर्ती ब्याज के साथ अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मूलधन कितना हो जाएगा। तो अगर हमें ब्याज निकालना है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमारे पास जितना भी हमें पैसा पे करना है 2 साल बाद माइनस मूलधन मतलब 1000, तो यहाँ से भी आंसर हमारे पास 210 ही आएगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 196 का वर्गमूल क्या है। दोस्तों 196 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालना है। हालांकि हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं कि हम 196 के पेयर बना सकते हैं, दो दो डिजिट के। ठीक है, और फिर कर सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे इजी तरीका मैं बताऊं तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि वो बाहर आ जाए। मतलब ऐसे इसके दो फैक्टर करने हैं, चाहे वो 12 गुणा 12 हो, चाहे वो 13 गुणा 13 हो, मतलब इस तरीके से हम इसको चेंज कर पाए जिससे वो बाहर आ जाए। ठीक है, 14 गुणा 14 हो चाहे 16 गुणा 16, मतलब जब भी ये स्क्वायर रूट में होगा तो मतलब ये एक बाहर आ जाएगा। अब 12 गुणा 12 की बात करें तो आप यूनिट डिजिट देखो, दो दूनी चार, तो ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे 6 है। तीन तिया 9, ये भी ना बनेगा क्योंकि यहाँ पे 6 है। चार चौक 16, ये बन सकता है, और 6 चंग 36, ये भी बन सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, सिंपल तरीके से, 4 चौक 16, एक, चार एकम चार और एक पाँच, यहाँ चार यहाँ एक, तो अगर आप जोड़ोगे तो 5 4 9 और 196, तो ये हमारे पास सही बैठ रहा है, तो यही हमारे पास इसका सही आंसर होगा। बाकी ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे इजी तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, ये। ठीक है, ये हमारे पास वृत्त है और वृत्त का ये हमारे पास त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब उसका एरिया कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7, नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान लो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 7 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और एक 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर ये है, तो ये बनेगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे 3 पाइप 10 20 और 30 मिनट में भरते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप ये मान लो कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो ये है। ठीक है, इतनी हमारे पास टैंक की कैपेसिटी है। तो अगर हम एक ने 1 मिनट में जो भरेगा हमारे पास, वो कितना यूनिट भरेगा, मतलब ये पूरे टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाय जो ए पाइप 10 मिनट में भर रहा है। तो मतलब 10 से अगर हम डिवाइड करें, 10 गुणा 20 गुणा 30/10, तो हमारे पास बना 600 यूनिट। ए ने 1 मिनट में 600 यूनिट भरा, बी उसी को, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो 10 गुणा 30 आएगा 300 यूनिट। मैं लिख के बता देता हूँ, 10 गुणा 20 गुणा 30/20, मतलब ये तो पूरा टैंक की कैपेसिटी है। ये एक मिनट जो हमारे पास टैंक 20 मिनट में वो भर रहा है पूरा का पूरा, तो 1 मिनट में उसने कितना भरा, 20 से 20 कट गया, तो मतलब 300 यूनिट। इस तरीके से सी कितना भरेगा, मतलब यहाँ से 30 से 30 कट जाएगा, मतलब 200 यूनिट। तो तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं 1 मिनट में, 6 और 3 9 और 2 11, मतलब 1100 यूनिट काम कर रहे हैं। अब टैंक की कैपेसिटी है हमारे पास इतनी, और वो 1 मिनट में इतना यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट पर मिनट, तो इसको इससे डिवाइड, टोटल टैंक की कैपेसिटी को उनके 1 मिनट के टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, तो 2 इसे हमारे पास ये कट गया, तो हमारे पास आया 3 दूनी 6, 60/11। अब यहाँ डिवाइड कर दो, 11 पंजे 55, 5 बचा, और 50 11 चौक 44, तो लगभग 5.4 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास 5.4 मिनट का मतलब है लगभग, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तो हमारे पास आएगा 5.4 मिनट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पे पूछा गया है कि इसके बाद क्या नंबर आए। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और 35। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कुछ घटा के, कुछ जोड़ के, कुछ स्क्वायर करके हम देखते हैं कि क्या आंसर निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 8 7 15 7 का, 15 और 9 यहाँ 9 का है, यहाँ 11 का है। दोस्तों यहाँ पे आप देखो, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11, तो हम यहाँ पे भी 2 करेंगे तो +2 मतलब 13, 13 का डिफरेंस होगा। तो 35 में अगर हम 13 जोड़ दें तो हमारे पास जो आंसर बना, 5 और 3 8, 3 और 1 4, सही आंसर है 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो
यहाँ ईस्ट है तो यहाँ वेस्ट, ठीक है, और यहाँ हमारे पास नॉर्थ है तो यहाँ साउथ। तो यहाँ पूछा है नॉर्थ का अपोजिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ का जो अपोजिट बैठेगा वो बैठेगा साउथ। ठीक है बच्चों, और अगर ईस्ट का पूछता तो वेस्ट, या फिर अगर साउथ का भी पूछे तो नॉर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कैट को हम 3120 लिख पा रहे हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो कैट को इन्होंने लिखा है 3120। अगर आप एक अल्फाबेट के नंबर्स देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ए का नंबर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20। तो टी का हमारे पास 20 नंबर है, ठीक है, ए का 1 नंबर है और सी का हमारे पास 3 नंबर है। तो मतलब नंबर के हिसाब से इन्होंने लिखा है। तो इसी हिसाब से अगर हम डॉग को देखें तो डी का नंबर बैठेगा 4, ओ को देखें तो 15 और जी को देखें तो हमारे पास बैठेगा 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 1 5 7। तो मतलब पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में जाएं तो इनकी नंबरिंग लिख सकते हो आप। वो अपोजिट भी पूछ सकता है, यहाँ से भी एक से स्टार्ट कर सकता है, जेड से भी, मतलब अपोजिट में स्टार्ट कर दे या फिर स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पिता से रिलेटेड है पुत्र तो उसी तरीके से शिक्षक किस से रिलेटेड होगा। अब देखो पिता जो होगा अपने पुत्र को गाइड करेगा, समझाएगा, बताएगा, उसको अच्छी चीजों के बारे में समझाएगा, ठीक है, गलत करने से टोकेगा। तो उसी तरीके से शिक्षक किसको करेगा, किताब को तो करेगा नहीं, शिक्षा को भी नहीं, क्लास को, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो सिंगल की बात चल रही है, फैमिली की भी बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पे सही आंसर है छात्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑड वन आउट, मतलब हमें जो सबसे अलग है उसको ऑड मतलब छांटना है, अलग निकालना है। पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, बुक। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों ही ये लिखने वाले आइटम है। मार्कर से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं और पेन से भी, लेकिन बुक से नहीं लिखते, बुक के ऊपर लिख, बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं ऐसा नहीं है, बट हम लिखते मेनली कॉपी के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है, दक्षिण मतलब यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये हमारे पास उत्तर है और ये दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण की ओर देख रहा है मतलब इधर की ओर देख रहा है, इधर, ठीक है, साउथ की ओर। अब वो बाएं मुड़ रहा है, बाएं मतलब लेफ्ट। अब जब इधर की तरफ होगा तो लेफ्ट होगा ये, यहाँ से इधर मुड़ा और 180, ये हमारे पास 180 है। तो जब 180 मुड़ेगा तो उसके पास दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। और अगर 90 डिग्री मुड़ता तो पूर्व होती, और 180 है तो नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, सम वर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। सम वर्ड्स आर एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। अच्छा, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स मतलब वो हमारे कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स। तो यहाँ पे पूछे सम वर्ड्स आर लिविंग बीइंग्स, सम वर्ड्स यस, सम वर्ड्स तो होंगे, ऑल वर्ड्स भी हो सकती हैं। तो ये तो हमारे पास सही बैठ रहा है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर वर्ड्स। अच्छा ये गलत है, अगर यहाँ होता ऑल वर्ड्स, ठीक है, यहाँ वर्ड्स की बात चल रही है और ऑल लिविंग बीइंग्स की। अच्छा ऑल लिविंग बीइंग्स आर वर्ड्स नहीं, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल वर्ड्स आर लिविंग बीइंग्स, क्योंकि कुछ तो हमारे पास एनिमल्स भी होंगे, ठीक है, कुछ चिड़िया हैं तो कुछ जानवर भी हैं। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा केवल एक सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हमने रैम को किसी तरीके से डिकोड किया है टीसीओ में, तो हम उसी तरीके से पेन को कैसे डिकोड करेंगे। तो आर को टी से किया है, ए को सी से, एम को ओ से, तो मतलब आर एस टी,
मतलब एक लेटर को आगे बढ़ा दिया इन्होंने। यहाँ भी एक लेटर को आगे बढ़ाया, यहाँ भी एक लेटर को आगे बढ़ाया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक लेटर को आगे बढ़ाएंगे, तो पी क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, एम एन ओ, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लेटर आगे बढ़ाया, यहाँ भी एक, यहाँ भी। तो आंसर बैठेगा आर सी पी, मतलब ये वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सही वेन डायग्राम बताओ आप कि डॉक्टर, सर्जन और ह्यूमन तीन अलग तो नहीं है, क्योंकि ये सारे ह्यूमन ही हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारे पास एक ह्यूमन है सब, वेन डायग्राम बनाए तो, और ह्यूमन के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर के अंदर सर्जन। इसका मतलब ये हुआ सारे सर्जन डॉक्टर्स होते हैं और ऑल डॉक्टर्स ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो मतलब सर्जन सब ग्रुप है डॉक्टर का, और डॉक्टर सब ग्रुप है मानव का। ये हमारे पास सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में बना के देख लें कि कौन से किसका सब ग्रुप बैठेगा, मतलब कौन किसके अंदर आएगा। ठीक है, सर्जन, सारे सर्जन डॉक्टर होंगे और सारे डॉक्टर ह्यूमन बीइंग होंगे। ठीक है, मानव होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, मतलब ए भाई है बी का, बी माँ है सी की। तो ए भाई है बी का, ए भाई है मतलब भाई को आप ऐसे स्क्वायर बना सकते हो, और बहन हो या फीमेल है तो आप सर्कल बना सकते हो। मेल है तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर, और अगर फीमेल है तो स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, वृत्त। तो ए भाई है बी का, अब बी के बारे में तो हमें पता नहीं बी फीमेल है या फीमेल है, बट ए का हमें पता है ए ब्रदर है, मतलब भाई है किसका, बी, ए का, बी का। बी माँ है, ठीक है जी, किसकी, सी की, सी की माँ है। तो ए सी का क्या हुआ, ए, सीधी सी बात है, माँ के भैया को क्या बोलोगे, मामा ही बोलोगे, मतलब चाचा या मामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का उबलने का तापमान क्या है। तो पानी के उबलने का तापमान, पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, 100 डिग्री सेल्सियस में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और सूर्य की रोशनी से कौन सा मिलता है, विटामिन डी। ठीक है, और हम बात करें विटामिन सी की, तो ये खट्टे पदार्थों से, नींबू है, मौसमी है, और विटामिन के होता है हरी सब्जियों से, ए भी हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो पेट के अंदर जो हमारे पास अम्ल है वो कौन सा है, वो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl, ये हमारे पेट के अंदर होता है। नेक्स्ट है, Fe किस धातु का प्रतीक है। Fe किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, Fe को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, Fe। ठीक है, और कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, आप 2 4 10 तक सिंबल याद कर सकते, 20 तक कर सकते हो आप, इसके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक उनके सिंबल बहुत जरूरी हैं, आप उन्हें देख लो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बता सकते हो, मैं भी इसको एक अलग से टेबल, अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त शुद्धिकरण, तो हार्ट तो पंप करता है, शुद्धिकरण तो करता नहीं है, लीवर का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, किडनी सही आंसर है इसका, किडनी क्या करती है, उसको शुद्ध करती है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। अच्छा, लंग्स क्या करता है, जो फेफड़े होते हैं, लंग्स सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है उसको उसमें अ, मिलाता है, या कैसे कह सकते हो उसमें डालता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल देता है, लेकिन जो प्योरिटी है वो किडनी के द्वारा होती है। ठीक है, और किडनी की छोटी से छोटी इकाई जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी। निर्वात का मतलब वैक्यूम में कितनी होगी, मतलब जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो वहां पे जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये है हमारे पास प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जल का और भोजन का। ठीक है, दो चीज हैं, जल को करता है जाइलम और भोजन को करता है फ्लोएम। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? भो मतलब फो। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो जाइलम। नेक्स्ट है, तापमान की एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। आप देखते हो कि जो हम तापमान से डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेम्परेचर हमारा किस में नापता है? सेल्सियस में। लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, जो सब जगह मतलब जानी जाती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, वो होती है हमारे पास केल्विन स्केल। ठीक है, मतलब सेल्सियस में यदि आपका तापमान मान के चलो 27 है डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली रूम का भी 25 ही होता है, तो हमारे जो केल्विन स्केल पे कितना होगा, इसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास केल्विन स्केल पे आ जाएगा। मतलब 207 और 3 10, 7 2 9, 1 10 3, तो ये 300 केल्विन हमारे पास बैठे। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, चलिए। और जूल तो है ही नहीं, वो तो एनर्जी की है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या एक किसकी है? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु संख्या एक है हाइड्रोजन। ठीक है, एच की 1, और एच ई हीलियम की है 2, और एल आई लिथियम की है 3, और नाइट्रोजन की है 7, 7। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग होता है स्किन। ये सबसे बड़ा अंग है, आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी हमारी चीजों को ये रक्षा करती है स्किन। तो हृदय, हृदय नहीं, मैंने गलत बता दिया, हृदय नहीं, स्किन, त्वचा। ठीक है, ये सही आंसर है। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है भारत, यहाँ पे पूछा है हमारे पास भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है हमारे पास बाघ। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर बना है नीति आयोग। जो पहले प्लानिंग कमीशन था, जो प्लान्स बनाता था, अब वो नीति आयोग हो गया। और इसको दोस्तों हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो है हमारे पास राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा। अगर आप मैप देखें तो हमारे पास यहाँ तो गुजरात और यहाँ है हमारे पास राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे। सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है बच्चों, और 21 जून, इसी महीने में 21 जून को होता है योगा डे। ठीक है, योगा डे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला सैटेलाइट भारत ने कौन सा भेजा था? वो भेजा था आर्यभट्ट। ठीक है, मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों नोट जो छापे जाते हैं, वो कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है? वो लेता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आरबीआई की, तो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों ये हमारे द्वारा नहीं होता डायरेक्ट, ना डायरेक्ट प्रधानमंत्री करता है, और ना न्यायालय। न्यायालय का तो कोई काम ही नहीं है चुनाव करने का। तो इसका होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। मतलब जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और जो हमारे पास एमएलए होते हैं, ठीक है, किसके? जो हमारे स्टेट्स होती हैं, जो हमारे प्रदेश होते हैं, उनके इलेक्टेड एमएलए। तो इलेक्टेड की बात चल रही, एमपीज और इलेक्टेड एमएलए, ये इसका चुनाव। ठीक है, चलिए।
अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। भारत का उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? तो भारत में लगभग उच्च न्यायालय 25। दोस्तों 25। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि हर स्टेट में एक होता है, तो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो हर स्टेट में है ही है और कुछ स्टेट साझा भी करते हैं। मतलब 3 स्टेट या 2 स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट मतलब आपस में साझा हो सकते हैं। 2 या 3 स्टेट को वो देख सकता है एक हाई कोर्ट। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ये, और जो हुआ था 1919 में। ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन थे, और ये काफी रिपीटेडली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह आप चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसको नहीं समझ में आया हो, तो आप इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, मतलब इसको बार बार देख सकते हैं इसको। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।